नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत के राजनीतिक एकीकरण में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं देहरादून में एकता दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर अतिथि शामिल हुए, जहां त्रिवेंद्र रावत ने परेड का निरीक्षण किया। सरदार पटेल इस देश के उन महान कद्दावर नेताओं में से थे जिनको लौह पुरुष कहा जा सकता था। लोगों की कल्पना थी अगर सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद देश का नक्शा कुछ दूसरा होता। सरदार पटेल के अनुयायी हम हैं, उनके मार्ग पर हम चलकर देश को आगे ले जाना चाहते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं सीएम इस वक्त क्या कह रहे हैं। एकता से बढ़ती है, एकता में ही समाज की शक्ति होती है। समाज का कोई भी वर्ग अगर कमजोर रहता है तो एक तरह से वही समाज की सबसे बड़ी मजबूती होती है। इसी तरह से किसी देश के लिए, उस देश की मजबूती के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसका जो समाज है वो समान रूप से मजबूत हो, समाज का समान रूप से विकास हो, तभी वो समाज मजबूत हो सकता है और उस देश, वो समाज राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की आर्थिक तरक्की के लिए वो अपना योगदान कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने शासन काल में, अपने समय में, आजादी के बाद देश की एकता के लिए, देश के मजबूत कवच के लिए, चाहे हमारा प्रशासनिक तंत्र हो, हमारा पुलिस बल हो, उसको भी दिशा देने का काम और उसको मजबूती देने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और उनको एक विशेष सम्मान इस दृष्टि से हमारे जो पुलिस बल है, हमारे जो प्रशासनिक बल है, वो उनको सम्मान दे रहा है। मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी कोविड महामारी के कारण जिस तरह से देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एकजुट होकर के और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज दुनिया के सामने भारत एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ है। चाहे संख्यात्मक हो, चाहे नियंत्रण की बात होगी, भारत जैसे देश ने जहां पर तमाम स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम दुनिया की तुलना में देखें तो आज भी हम काफी पीछे नजर आते हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से पूरे देश ने उनके आह्वान को आदेश मान करके और एकजुट होकर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज भारत काफी हद तक उस पर विजय पाने में सफल हुआ है। ये सफलता इसीलिए हो पाई कि हम सब ने एक होकर के और उस लड़ाई को लड़ा है। हमारे समाज हो, समाज के विविध अंग हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों, तमाम जो अन्य तरह के सामाजिक संगठन हैं, हमारे पत्रकार हैं, तमाम लोगों ने जब उसको स्पेस दिया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया, अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया, तो हम उससे बखूबी आज लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अभी हमको कुछ दिन और लड़नी है और वो सतर्कता से लड़नी है। असावधानी से खतरा उत्पन्न हो सकता है, असावधानी से दिक्कत बढ़ सकती है और इसलिए हमको सतत ये सावधानी हमको बरतनी होगी। ये सावधानी ही कोविड महामारी की दवा है। जब तक दवा नहीं है तब तक सावधानी ही दवा है। हम सावधान होकर इस कोविड महामारी की लड़ाई लड़ेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे थे आप, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए बता रहे थे कि कैसे उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया और साथ ही साथ कोविड से लड़ने को लेकर सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हर किसी का योगदान कितना जरूरी है, इस बात का भी वो जिक्र कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के खिलाफ सीबीआई के केस दर्ज करने पर रोक लगा दी है। वहीं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ सरकार का जो संकल्प पहले दिन था वो आगे भी बरकरार रहेगा। सीएम ने कहा कि कुछ माफिया और करप्ट लोग मुख्यमंत्री को घेरना चाहते हैं और ऐसा पहले भी मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है।
सीएम ने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि सरकार को ब्लैकमेल किया जाए वो अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। वहीं स्टिंग मामले में घिरे पूर्व सीएम हरीश रावत का यह कहना है कि स्टिंग सरकारों को अस्थिर करने के लिए खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि त्रिवेंद्र रावत, निशंक और मेरे खिलाफ जो स्टिंग हुए उसमें बीजेपी के अंदर के लोग ही शामिल हैं। करप्शन के खिलाफ जो हमने पहले दिन जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, उस संकल्प पर हम जिस दिन तक इस कुर्सी पर रहेंगे उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, माफिया हैं, वो घेरना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। तमाम पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। उनको बिल्कुल भी इस राज्य में जगह नहीं दी जाएगी, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। आज जो अपना किसी तरह से चाहते हैं कि सरकार को किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सरकार सत्य के मार्ग पर चल रही है और सत्य के मार्ग पर चलेगी। निशंक के समय में जो स्टिंग की कोशिश हुई थी, हरीश रावत के समय में जो स्टिंग की कोशिश हुई, स्टिंग हुआ और इस राज्य में कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो स्टिंग हुए और अब श्री रावत के खिलाफ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ जो स्टिंग हुआ या इनके सचिव के खिलाफ स्टिंग हुआ, वो सारे स्टिंग में एक ही कलाकार हैं। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। कर्मकार कल्याण बोर्ड केस में नया मोड़ आ गया है। बोर्ड ऑफिस से कुछ अहम फाइलें गायब हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बोर्ड के खातों से बड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। साइकिल टूल किट खरीद में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है, लिहाजा ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। कर्मकार कल्याण बोर्ड केस में नया मोड़ आ गया है। किसी भी चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे दर्जाधारी हों, वो किसी को सीधे अपने हस्ताक्षर से नहीं हटा सकते। किसी को कोई एक्ट में कानूनी संवैधानिक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्मकार कल्याण बोर्ड केस में नया मोड़ आ गया है। बोर्ड ऑफिस से कुछ अहम फाइलें गायब हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जिसके चलते बोर्ड के खातों से बड़े ट्रांजैक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक साइकिल टूल किट खरीद में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है, लिहाजा ये रोक लगाई गई है। विधायक महेश नेगी यौन उत्पीड़न मामले में अपडेट सामने आया है। मामले में बैकफुट पर आ गया है बीजेपी संगठन। जांच कमेटी बनाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान आया है, मामले की सरकारी जांच अभी चल रही है। विधायकों, पदाधिकारियों की कमेटी बनाने से क्या होगा, ये बड़ी बात कही है बंशीधर भगत ने। पहले उनकी तरफ से संकेत दिए गए थे कि कमेटी बनाई जाएगी। फिलहाल अभी कमेटी बनाने का फैसला टाल दिया गया है। बंशीधर भगत का कहना है कि चूंकि अभी जांच चल रही है, लिहाजा अभी कमेटी बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। जांच चल रही है उसमें, तो उसमें अब हमारी कमेटी क्या करेगी, तो इसलिए उसको अभी पोस्टपोन कर दिया। क्योंकि हमारा विधायक की कमेटी बनाए चाहे पदाधिकारियों की कमेटी बनाए, उसमें क्या जांच करेंगे, वो उससे ही तो बात करेंगे। तो सरकारी एजेंसी जांच कर रही है, उसकी जांच में जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। और एक बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां पर एक जेसीबी खाई में गिर गई है। चुचेर मोड़ के पास ये जेसीबी खाई में गिरी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धर्मघर मजघेत रोड पर जेसीबी खाई में गिर गई है, जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बागेश्वर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेसीबी यहां पर खाई में गिर गई। चुचेर मोड़ के पास अनियंत्रित होकर जेसीबी खाई में चली गई, जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया
करवाया गया है। बागेश्वर के धर्मघर मजखेत रोड पर यह हादसा हुआ है। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। राज्य में कोरोना के 349 नए केस आए हैं। कुल केस 61,900 हो गए हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो 3600 एक्टिव केस हैं। 2 मौत के बाद कुल जो मौत का आंकड़ा है वो 1011 पहुंच चुका है। बाजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए बदमाश। बाइक सवार 2 युवकों ने पता पूछने के लिए महिला को रोका था और 2 तोले की चेन छीनकर वहां से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि छिनैती की वारदात आबादी वाले इलाके में हुई है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो गया है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। तस्वीरें देखिए आप, बाजपुर से तस्वीरें आई हैं, बता रही कि बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए हैं। दिन दहाड़े महिला से पता पूछने के बहाने महिला को रोकते हैं, बुजुर्ग महिला को, और उसके बाद सोने की चेन छीनकर ये बदमाश यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि इनका चेहरा अब सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर इनकी तलाश कर रही है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पहाड़ में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। ताज़ा वीडियो नैनीताल के गिठिया गांव का है, जहां गुलदार घूमता हुआ दिख रहा है। सीसीटीवी में भीमताल ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट के घर के आंगन में ये गुलदार शिकार की तलाश में घूमता हुआ दिख रहा है। गुलदार के आबादी वाले इलाके का वीडियो आने के बाद से गांव के लोग दहशत में हैं। शूटिंग की दुनिया का जाना माना नाम सैयद अली बिन हादी अब आदमखोरों के लिए खौफ का पर्याय बन गए हैं। यही नहीं, हादी को शूटिंग के साथ ही हंटिंग भी विरासत में मिली है। पिथौरागढ़ में एक आदमखोर गुलदार का खात्मा करने वाले 27 साल के सैयद बिन हादी शिकारी के साथ साथ जाने माने शूटर भी हैं। 2013 में हादी ने शूटिंग की दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अब तक हादी नेशनल और इंटरनेशनल शूटिंग प्रतियोगिताओं में 25 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने हंटिंग की दुनिया का रुख किया है। बीते साल यूपी के बिजनौर में भी अली ने 10 लोगों को निवाला बना चुके गुलदार को मौत के घाट उतारा था। तो मेरे दादा ही वॉज ऑल्सो शॉट, मैनी काफ़ी उन्होंने मारे हैं, और उन्होंने एक क्रोकोडाइल भी एक मारा था 1952 में। और हमारे फादर भी रिमेन अ शूटर, नेशनल लेवल के शूटर रहे हैं, और मैंने भी 2003 के अंदर शूटिंग स्टार्ट करी थी और नेशनल चैंपियन बना था पहली बार। अली के दादा सैयद इफ्तिखार हुसैन भी हंटिंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1952 में एक मगरमच्छ को मार गिराया था। यही नहीं, इनके पिता सैयद हादी भी नेशनल शूटर रहे हैं। अली के भाई इमाम मुस्तफा ने तो हंटिंग को ही अपना पेशा बनाया। इमाम हर अभियान में अली के बैकअप के रूप में मोर्चे पर तैनात रहते हैं। अली को लाइसेंस टू किल मैन ईटर हंटर भी मिला हुआ है, और ये लाइसेंस भारत में गिने चुने शिकारियों को दिया जाता है। और बस ये है कि अली जो है शूटिंग में आ गए हैं और इन्होंने रिकॉर्ड भी करे हैं। मैं क्ले पिजन शूटिंग या राइफल शूटिंग से थोड़ा सा दूर हूँ, इसमें नहीं हूँ, लेकिन हंटिंग में मैं इनके साथ हूँ। शूटिंग के साथ हंटिंग का शौक रखने वाला हादी परिवार पर्यावरण प्रेमी भी है। हादी परिवार की माने तो उन्हें वाइल्ड लाइफ से खासा लगाव है। ऐसे में वो तभी किसी जानवर का शिकार करते हैं जब वो इंसानी जिंदगी के लिए खतरा साबित हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर टेरी के हिमालयी क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड की गणना के लिए वन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और नवंबर माह से गणना का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। और बालगंगा भिलंगना ब्लॉक की 13 प्रमुख बीटों में गणना की जाएगी। डीएफओ का यह कहना है कि स्नो लेपर्ड की गणना के लिए टीम गठित कर दी गई है और नवंबर महीने से बालगंगा और भिलगंगा में इसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया जाना है और वो 2 चरणों में होना है। इस साल जो होना है वो ट्रांजैक साइंस सर्वे होना है। उसके लिए हमारा बालगंगा और भिलंगना जो रेंज है
उसमें करीब स्नो लेपर्ड का हैबिटेट अराउंड 350 to 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का है।